नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं माधवी पांडे आपके साथ। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से, जो कि महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र की सियासत से खबर है। महाराष्ट्र की सियासत गर्म हो रही है। सीएम फेस को लेकर महायुति की आज बैठक होने वाली है। सीएम के नाम का हो सकता है ऐलान। सीएम के नाम पर अब तक है सस्पेंस बरकरार। शिंदे के बड़े फैसले पर टिकी सभी की निगाहें। महाराष्ट्र में 5 दिसंबर को शपथ ग्रहण तारीख तय कर बीजेपी ने शिंदे को दिया मैसेज। इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में जीत के बाद सरकार महायुति की बनेगी, ये तो तय हो गया है, लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा ये अब तक तय नहीं हो पा रहा है। सरकार के गठन को लेकर सभी की निगाहें अब पूर्व सीएम एकनाथ शिंदे पर टिकी हुई हैं। एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के कार्यवाहक मुख्यमंत्री हैं। उनके पारिवारिक डॉक्टर ने कहा कि एकनाथ शिंदे पिछले 2 दिन से बुखार और गले के संक्रमण से पीड़ित हैं। उन्होंने कहा कि वो सतारा जिले में अपने पैतृक गांव में स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं। इस बीच आज महायुति की बैठक होने वाली है, जिसमें सीएम के नाम को लेकर चर्चा होगी। केयरटेकर सीएम के पारिवारिक डॉक्टर RM पात्रे के हवाले से बताया कि 3 से 4 डॉक्टर की एक टीम एकनाथ शिंदे का इलाज उनके पैतृक गांव में कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA, जिसे महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन के रूप में भी जाना जाता है, ने राज्य विधानसभा चुनाव में भारी जीत हासिल की है, जिसके बाद से शिवसेना सुप्रीमो एकनाथ शिंदे सुर्खियों में है। हमारे संवाददाता सरजीत सोनी फोन लाइन पर है। सर्वजीत, महाराष्ट्र में अभी भी सस्पेंस बरकरार है और आज महायुति की बैठक है। शिंदे अपने पत्ते खोल नहीं रहे हैं, तो सीएम को लेकर आज क्या कोई बड़ा फैसला आ सकता है? जिस तरह से लगातार बैठकों का दौर शुरू है, हालांकि जो शपथ ग्रहण की जो टाइमिंग है वो 5 दिसंबर को 5 बजे आजाद मैदान में ये तय कर दिया गया है, लेकिन मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है अभी तक ये सामने नहीं आया है। हालांकि बैठकों का दौर शुरू है। महायुति की वापस आज बैठक है। सीएम जो है एकनाथ शिंदे वो अपने सतारा गांव में है। ऐसा बताया जा रहा है कि उनको तबियत खराब होने की वजह से वहां पहुंचे हैं, लेकिन आज शाम तक वो थाने आ सकते हैं, ऐसी संभावना बताई जा रही है, जिसमें महायुति बैठक में भी शामिल होने की आशंका बताई जा रही है। हालांकि बैठकों का दौर शुरू है। सीएम पद के चेहरे को लेकर भी सस्पेंस बताया जा रहा है, जिसमें तीनों पक्षों में जिस तरह से बैठकें हुई हैं, इसके पहले भी कई बैठक हुई हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी बैठक हो चुकी है। आज महायुति की वापस फिर से बैठक है। बैठक में देखना है कि सीएम पद के चेहरे को लेकर क्या सामने जो कौन सा चेहरा है जिसके सामने ये पूरे क्लियर किया जाता है। हालांकि सस्पेंस अभी भी बरकरार है और जिस तरह से मंथन शुरू है, हालांकि सभी पार्टियों के बीच में कि समय तो बता दिया गया है, लेकिन चेहरा कौन होगा अभी भी इस पर सस्पेंस कायम है। तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद सत्यजीत। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में महायुति की बैठक होने वाली है। आज की बड़ी खबर बता रहे हैं आपको महाराष्ट्र से। एकनाथ शिंदे का सस्पेंस अभी बरकरार है। लोगों की निगाहें टिकी हुई हैं एकनाथ शिंदे पर। आपको बता दें कि आज महायुति की बैठक होगी। महायुति ने महाराष्ट्र में भारी मतों से जीत हासिल की है और अब सीएम पद का ऐलान होना है। एकनाथ शिंदे कुछ दिनों से इलाज के लिए अपने पैतृक गांव चले गए थे, लेकिन आज महायुति की बैठक है तो वहां पर एकनाथ शिंदे आ सकते हैं और आज कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है हमारे पास झारखंड से। झारखंड की सियासत से बड़ी खबर आ रही है। हेमंत से मिलकर दिल्ली पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष। पार्टी कोटे के मंत्रियों के नाम कराएंगे तय। 3 या 5 दिसंबर को कैबिनेट विस्तार संभव। इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। झारखंड में 9 दिसंबर से पहले कैबिनेट विस्तार। झारखंड में हेमंत सोरेन एक बार फिर मुख्यमंत्री बन गए हैं। उन्होंने बड़ी जीत के साथ सत्ता में वापसी की। अब उनके कैबिनेट विस्तार की चर्चा चल रही है। उनकी पार्टी के साथ 2 अन्य सहयोगियों, जिनमें कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल भी शामिल है। बताया जा रहा है कि तीनों पार्टियां इस पर विचार कर रही हैं। अगले कुछ दिनों में ये फाइनल होने की उम्मीद है और 9 दिसंबर से पहले उनके शपथ ग्रहण की उम्मीद है। आपको बता दें कि कैबिनेट विस्तार जो कि झारखंड में होने वाला है, उसको लेकर के बड़ी खबर इस वक्त की। झारखंड मुक्ति मोर्चा JMM के नेता हेमंत सोरेन बतौर
सीएम शपथ ले चुके हैं और बताया जा रहा है कि पार्टी ने बाकी के 6 नाम तय कर लिए हैं। इंतजार अब कांग्रेस और राजद का है, जिन्हें अब भी मंत्रियों का चयन करना है। राज्य के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने 16 सीटें जीती हैं और पार्टी को मंत्रिमंडल में 4 सीटें मिलने वाली हैं। आपको बता दें, हमारे ब्यूरो हेड अजय सिंह फोन लाइन पर जुड़े हैं। अजय, झारखंड में कैबिनेट विस्तार की संभावना कब तक है और कांग्रेस आरजेडी में से किसको कितनी सीटें मिलने की उम्मीद है? कौन कौन हो सकते हैं कैबिनेट मंत्रिमंडल में शामिल? देखिए माधवी, मैं बताऊं कि जैसे ही जो इंडी गठबंधन को जो प्रचंड जब जीत मिली, तो जब मुख्यमंत्री ने जब ओथ सेरेमनी किया, ओथ लिया, जब शपथ लिया, तो ये उस समय कयास ये लग रहे थे कि दोनों तरफ से, इंडी गठबंधन की तरफ से ये जो कांग्रेस और आरजेडी और एक गठबंधन में एक और भी शामिल था, वो माले, लेकिन माले को तो ये इनमें में से एक एक लोग जो एक कांग्रेस से, एक आरजेडी से एक लोग मुख्यमंत्री के साथ शपथ ले सकते हैं, लेकिन वो जो है नहीं हुआ। आम रायशुमारी नहीं बनी, कांग्रेस में रायशुमारी नहीं बनी, आरजेडी में भी, राष्ट्रीय जनता दल में भी रायशुमारी नहीं बनी, जबकि जो आला नेता थे, जब हेमंत सोरेन के ताजपोशी से पहले ही जो है राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे और तेजस्वी यादव रात भर जो है वो मंथन करते रहे, लेकिन वो किसी नाम पर वो जो है फाइनल कंक्लूजन नहीं हो सका। लेकिन फिर जो है, तो कल की ही घटना है कि जो है प्रदेश अध्यक्ष जो केशव महतो कमलेश हैं और जो है उनके जो कांग्रेस के जो आला अधिकारी हैं, वो लोग दिल्ली को फिर से रुक किए हैं और शायद वही ये फैसला हो कि कौन सा ये जो बर्थ है, क्योंकि जो बर्थ का जो मंत्रिमंडल का जो है वो जितने विभाग पिछली सरकार में थी, यानी जितनी सीटें मिली थी 6, 4 और 1 का जो फार्मूला था वही रहेगा। दूसरी तरफ जो है जो विभाग भी होंगे, जो पिछली सरकार में जो विभाग कांग्रेस के गठबंधन में थी, जो आरजेडी में थी, वही मिलेगा। लेकिन एक और जो है वो भीतर खाने से एक और भी समाचार सुनने को मिल रहा है, जैसे कि माले जो है इस बार 2 सीटें जीती हैं, एक अरूप चटर्जी 2 सीटें जीती है, तो शायद ये भी सुनने में आ रहा है कि माले भी का भी जो है, अरूप चटर्जी का भी जो है ये जो है मंत्रिमंडल में जगह मिलने की संभावना है। दूसरी तरफ कांग्रेस के कोटे की ओर से जो देखा जाए तो कांग्रेस में 4 सीटें, 4 बर्थ मिलनी है उनको, आरजेडी में 1 बर्थ मिलनी है, यानी ये जो 6, 4 और 1 का जो फार्मूला है वो वही रहेगा, या फिर एक जो माले की जो सीट है या माले में जो एंट्री होगी इस बार, तो वो क्या वो जेएमएम के कोटे से कटेगा या कांग्रेस के कोटे से कटेगा, ये अभी ये बाजार जो है अटकलें जो है वो तेज हो गई हैं। लेकिन ये जो है जैसा कि सुनने में आ रहा है वो कल जो है इसका लगभग अंतिम मुहर लग जाएगी और इसमें कौन कौन मंत्रिमंडल में शामिल होंगे ये लगभग तय माना जाएगा। दूसरी तरफ एक और भी जो दिलचस्प बात है कि यहाँ जो है जातीय समीकरण और जो है वो एसटी का और ये जो है संथाल और कोल्हान से ज्यादा जो है मंत्री होंगे, क्योंकि ये जो संथाल और कोल्हान में जो है ना वो कांग्रेस की जो है वो कांग्रेस को क्या कहें, इंडिया गठबंधन को प्रचंड बहुमत मिली है, तो इसको देखते हुए जो है कोल्हान को और संथाल को ज्यादा सीटें, ज्यादा वहां से ज्यादा मंत्री बनने की संभावना है। दूसरी तरफ ये जो है आरजेडी का जो है, आरजेडी को 1 ही मिलना है, लेकिन आरजेडी का कुनबा भी जो है तेजस्वी यादव का कहना है कि जो हमारा जो इस बार परसेंटेज ऑफ मतलब जो जीत की जो प्रतिशत रहा है वो अधिक रहा है, तो इसलिए हमको जो है वो मतलब 1 ही नहीं, हमको 2 सीटें चाहिए। तो ये जो संभावनाएं जो ये जो हवा में जो तैर रही है, तो कल क्या होगा, कौन सा होगा, आज जो है दिल्ली में उसकी सब लोग मिलकर बैठक होंगी और उसमें तमाम बात पर रायशुमारी की जाएगी और लगभग ये बात आज तय हो जानी चाहिए, क्योंकि 9 दिसंबर से जो है झारखंड का एक विशेष सत्र बुलाया गया है। तो 9 दिसंबर से पहले ही मुख्यमंत्री ने कहा भी है कि हम अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ जो है वो हम विधानसभा में आएंगे। जी अजय, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। बोकारो में शहर और ग्रामीण क्षेत्र के बिजली उपभोक्ताओं को मोबाइल रिचार्ज के तहत अब बिजली जलाने को लेकर भी रिचार्ज करना होगा। इसको लेकर विभाग की ओर से तैयारी शुरू कर दी गई है। नए साल से शहरी क्षेत्र में करीब 30,000 घरों को स्मार्ट मीटर से जोड़ने की योजना है।
इसमें उपभोक्ताओं को बिलिंग में सहूलियत के साथ जरूरत अनुसार बिजली जलाने की सुविधा मिलेगी। नए मीटर में डिवाइस लगा रहेगा जिसमें लगे बार कोड में आवश्यकता अनुसार उपभोक्ता मीटर से ही बिलिंग कर सकते हैं। इसके लिए विभाग के कार्यपालक अभियंता एस डी तिवारी ने बताया कि पहले फेज में 30,000 कनेक्शन में स्मार्ट मीटर लगेगा, जबकि क्षेत्र में 1,50,000 घरों को चिन्हित किया गया है। इसमें बिजली चोरी सहित गलत कनेक्शनों पर लगाम लगाई जा सकेगी। साथ ही विभाग को लेकर बिल वसूली को लेकर परेशान नहीं होना पड़ेगा। संबंधित कनेक्शन पर बिलिंग नहीं होने पर स्वयं बिजली कट हो जाएगी। अभियंता ने बताया कि क्षेत्र में लगे सारे मीटर विभाग कंट्रोल रूम से संचालित रहेंगे। आपको बता दें कि इसी बीच इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है हमारे पास संभल के बाद अब बदायूं में मस्जिद के अंदर मंदिर का दावा। अब बदायूं की जामा मस्जिद पर सुनवाई होगी। नीलकंठ महादेव बनामा जामा मस्जिद इंतजामिया कमेटी पर सुनवाई। मामले में सुनवाई अब 3 दिसंबर को होगी। आपको बता दें कि बदायूं की जामा मस्जिद में नीलकंठ महादेव मंदिर का दावा, इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। बदायूं में नीलकंठ महादेव बनामा जामा मस्जिद इंतजामिया कमेटी मामले में सुनवाई अब 3 दिसंबर को होगी। सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश अमित कुमार की कोर्ट में यह प्रकरण सुना जा रहा है। इस मुकदमे के वादी अखिल भारत हिंदू महासभा के प्रदेश संयोजक मुकेश पटेल ने साल 2022 में जामा मस्जिद में नीलकंठ महादेव मंदिर होने का दावा दायर किया था। कोर्ट में सरकार पक्ष की ओर से बहस पूरी हो चुकी है। पुरातत्व विभाग की रिपोर्ट भी आ चुकी है, जबकि अब इंतजामिया कमेटी और कैसे को सुनने योग नहीं मन रहा है, जिसकी सुनवाई होनी है। आपको बताते चले कि सदर कोतवाली क्षेत्र में बदायूं की जामा मस्जिद के मालिकाना हक का मामला 2022 में सामने आया था, जिसकी आज सुनवाई हुई और अगली तारीख 3 दिसंबर है। दरअसल हिंदू पक्ष ने जामा मस्जिद को नीलकंठ महादेव मंदिर बताया था। हिंदू पक्ष ने कोर्ट में साक्ष्य प्रस्तुत किया है, जबकि कोर्ट ने इंतजामिया कमेटी, यूपी सेंटर सुन्नी वक्फ बोर्ड, भारत सरकार, मुख्य सचिव यूपी, पुरातत्व विभाग और डीएम बदायूं को नोटिस जारी कर जवाब मांग चुका है। जामा मस्जिद के वकील पूरे मामले की सुनवाई योग्य न होने की बहस कर रहे हैं। हिंदू पक्ष नीलकंठ महादेव मंदिर को कमीशन में लाने की बहस कर रहा है। वहीं सरकार वकील भी अपना जवाब दाखिल कर चुके हैं। पूरा मामला अब सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में सुना जा रहा है। हिंदू महासभा की ओर से पूजा करने की अनुमति के कोर्ट से गुहार की गई थी, जबकि इंतजामिया अपना इसको खारिज कर रहे हैं। उनका कहना है कि हिंदू सभा इसमें वादी नहीं हो सकती। मस्जिद तोड़कर 850 वर्ष पहले बनाई गई थी, मंदिर का कोई अस्तित्व नहीं है, इसलिए हमने अपना जवाब दाखिल किया है, यह वाद खारिज किया जाए। जबकि हिंद महासभा के मुकेश पटेल का कहना है कि हमें पूजा का अधिकार मिले और हम किसी भी हालत में अपना हक लेकर रहेंगे, चाहे हमें हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट क्यों ना जाना हो। संभल से आपको बता दें कि बदायूं से हमारे संवाददाता प्रजापति जुड़ गए हैं। क्या है पूरा मामला? देखिए, मैं आपको बता दूं, अखिल भारत हिंदू महासभा के मुख्य प्रदेश अध्यक्ष मुकेश पटेल ने 2022 में एक कोर्ट में बात दाखिल किया था कि जो कोतवाली क्षेत्र में जो जामा मस्जिद है वहां पर नीलकंठ महाराज का मंदिर था और उन्होंने कुछ सबूत भी पेश किए हैं। उसके बाद ये जामा मस्जिद बनाम इंतजामिया कमेटी के द्वारा ये पूरा मामला दायर हो गया। उसके बाद इस मामले में काफी तारीख बढ़ती गई। अब अगली सुनवाई 3 दिसंबर रह गई है और पुरातत्व विभाग ने भी अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी है। फिलहाल ये मामला अभी कोर्ट में चल रहा है और 3 दिसंबर को देखना होगा आगे की क्या सुनवाई होती है। जी, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद पंकज। जामा मस्जिद मामले में एएसआई रिपोर्ट दाखिल,
सिविल जज सीनियर डिवीजन कोर्ट चंदौसी में रिपोर्ट दाखिल हुई है। आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। रिपोर्ट में एएसआई ने लगाए गंभीर आरोप, संभल मस्जिद में जमकर अवैध निर्माण। एएसआई के अधिवक्ता विष्णु कुमार शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि न्यायालय में हुई सुनवाई के दौरान एएसआई ने अपना प्रतिवाद पत्र सिविल जज सीनियर डिवीजन कोर्ट चंदौसी में दाखिल कर दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, जिसमें बताया गया है कि समय समय पर एएसआई की टीम जब भी जो तथागत मस्जिद वहां पर जाती थी तो मैनेजमेंट कमेटी जो है वहां के जो स्थानीय निवासी हैं वह एएसआई को सर्वे नहीं करने देते थे। इस बात का उल्लेख एएसआई ने अपने प्रतिवाद पत्र में किया है और मस्जिद कमेटी द्वारा 2018 में जो मस्जिद की सीढ़ियां हैं उस पर स्टील की रेलिंग लगा दी थी, उसके विषय में भी एक एफआईआर 19 जनवरी 2018 में मस्जिद कमेटी के विरुद्ध की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, संभल मस्जिद में जमकर अवैध निर्माण। जामा मस्जिद मामले में एएसआई रिपोर्ट दाखिल हो चुकी है। सिविल जज सीनियर डिवीजन कोर्ट चंदौसी में रिपोर्ट दाखिल। रिपोर्ट में एएसआई ने लगाए गंभीर आरोप। इस वक्त की बड़ी खबर संभल से, संभल मस्जिद में जमकर अवैध निर्माण। एएसआई के अधिवक्ता विष्णु कुमार शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि न्यायालय में हुई सुनवाई के दौरान एएसआई ने अपना प्रतिवाद पत्र सिविल जज सीनियर डिवीजन कोर्ट चंदौसी में दाखिल कर दिया है, जिसमें बताया गया है कि समय समय पर एएसआई की टीम जब भी जो तथागत मस्जिद वहां पर जाती थी तो मैनेजमेंट कमेटी जो है वहां के जो स्थानीय निवासी हैं वह एएसआई के सर्वे को नहीं करने देते थे। इस बात का उल्लेख एएसआई ने अपने प्रतिवाद पत्र में किया है और मस्जिद कमेटी द्वारा 2018 में जो मस्जिद की सीढ़ियां हैं उस पर स्टील की रेलिंग लगा दी थी, उसके विषय में भी एक एफआईआर 19 जनवरी 2018 में मस्जिद कमेटी के विरुद्ध की गई है। हमारे संवाददाता चरण सिंह ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। चरण, क्या जानकारी है आपके पास? जी, एएसआई के अधिवक्ता विष्णु कुमार शर्मा ने जानकारी दी है कि शुक्रवार को न्यायालय में हुई सुनवाई के दौरान एएसआई ने अपना प्रतिवाद पत्र सिविल जज सीनियर डिवीजन कोर्ट चंदौसी में दाखिल कर दिया गया है। साथ ही यहाँ पर जो एएसआई की टीम जब भी जाती थी मस्जिद में लोग विरोध करना शुरू कर देते थे वहां पे जो है, और उसका जो है अपना काम नहीं करने देते थे। साथ ही यहाँ पर एक जनवरी 2018 में एक एफआईआर दर्ज हुई है मस्जिद के नाम से, क्योंकि यहाँ पर जो है उस पर रेलिंग लगाई गई है जो कि एएसआई के विरोध है, क्योंकि इस पर एएसआई का इस पर नियंत्रण है और ऐसे जगहों पर जहाँ एएसआई कार्य करती हो, अपने नियंत्रण में ले लेती हो, तो वहाँ पर कोई भी अतिक्रमण करना गलत होता है। जी, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद चरण। दिल्ली में आम आदमी पार्टी नहीं करेगी किसी से भी गठबंधन। इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, राष्ट्रीय स्तर पर बनी रहेगी इंडिया ब्लॉक का हिस्सा। इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं आपको कि आम आदमी पार्टी किसी से भी गठबंधन अब नहीं करने वाली है। राष्ट्रीय स्तर पर आम आदमी पार्टी इंडिया ब्लॉक का हिस्सा बनी रहेगी। इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं आपको कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी ने मना कर दिया है कि अब वो किसी भी गठबंधन का हिस्सा नहीं रहेगी, राष्ट्रीय स्तर पर बनी रहेगी इंडिया ब्लॉक का हिस्सा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गांधी मैदान में आयोजित 4 दिवसीय राज्य स्तरीय कृषि यांत्रिकरण मेला एग्रो बिहार 2024 का फीता काटकर उद्घाटन किया। उद्घाटन के बाद मुख्यमंत्री ने कृषि यांत्रिकरण प्रदर्शनी और मेले का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान प्रदर्शनी में लगाए गए विभिन्न स्टॉलों का निरीक्षण किया। इस दौरान विभिन्न राज्यों से आए कृषि यंत्र निर्माता कंपनी के प्रतिनिधियों ने यंत्र के उपयोग और इससे मिलने वाली सुविधाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी। प्रदर्शनी में लगाए गए नवीनतम कृषि यंत्र, फसल अवशेष प्रबंधन यंत्र, बागवानी से संबंधित कृषि यंत्र, विभिन्न नर्सरी, आधुनिकतम फसल के बीज, कृषि विभाग की योजनाओं, क्रियाकलापों आदि के बारे में मुख्यमंत्री ने विस्तृत जानकारी ली। ज्ञातव्य है कि कृषि विभाग द्वारा
29 नवंबर से 2 दिसंबर 2024 के बीच 4 दिवसीय कृषि यांत्रिकरण प्रदर्शनी एवं मेला का आयोजन किया जा रहा है। यह मेला पूर्वी भारत का सबसे बड़ा यांत्रिकरण मेला है। वर्ष 2011 में से हर वर्ष कृषि यांत्रिकरण मेले का आयोजन किया जा रहा है। इस राज्य स्तरीय कृषि यांत्रिकरण प्रदर्शनी एवं मेले में 125 से अधिक स्टॉल लगाए गए हैं। इस प्रदर्शनी में बिहार के अलावा दिल्ली, हरियाणा, गुजरात, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल आदि राज्यों के कृषि यंत्र निर्माता भाग ले रहे हैं। बिहार और राज्य के बाहर के वरीय पदाधिकारी, वैज्ञानिक, कृषि विशेषज्ञ और कृषि व्यवसाय से जुड़े उद्यमी भी मेले में भाग ले रहे हैं। प्रतिदिन राज्य के सभी जिलों में 4500 किसानों को सरकारी खर्चे पर मेला भ्रमण की व्यवस्था की गई है। मेले में प्रत्येक दिन किसान पाठशाला में किसानों को नवीनतम कृषि यंत्र, फसल अवशेष प्रबंधन के यंत्र, बागवानी से संबंधित कृषि यंत्र एवं उनके रखरखाव के बारे में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। आपको बता दें कि कैमूर जिले की भभुआ पुलिस ने केमिकल से नोट बनाने के नाम पर ठगी करने वाले 2 ठगों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। गिरफ्तार दोनों ठग भभुआ नगर और आसपास के स्थानों पर इस तरह के अवैध धंधे को महीनों से अंजाम दे रहे थे। गिरफ्तार ठग आम लोगों को कम खर्च में अधिक कमाने का प्रलोभन देकर ठगी का काम करते थे। गिरफ्तार दोनों ठगों में एक रोहतास जिले के गहर खाना के तोरनी गांव निवासी रविरंजन कुमार और दूसरा ठग कैमूर के मोहनिया थाना के बरहुली गांव निवासी हरेंद्र कुमार बताया जाता है। भभुआ पुलिस ने ठगों के पास से नकली नोट बनाने के केमिकल, नोट बनाने वाला विशेष प्रकार का सफेद कागज, नकल के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले 500 रुपए का नोट, 3 एंड्रॉयड और 1 कीपैड वाला मोबाइल के साथ में 2 मोटरसाइकिल जब्त किया है। ठगों को गिरफ्तारी भभुआ नगर के एकता चौक के पास से पुलिस ने की है। मेरठ में उत्तर प्रदेश एसोसिएशन ऑफ जर्नलिस्ट यानी उपज द्वारा वेंकटेश्वरा कॉलेज में आयोजित मीडिया संवाद 2024 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बढ़ता मायाजाल और मीडिया पर इसका प्रभाव विषय पर विस्तृत चर्चा हुई। कार्यक्रम का शुभारंभ एडीजी मेरठ जोन ध्रुवकांत ठाकुर, उपज प्रदेश अध्यक्ष सर्वेश सिंह, एपीएन न्यूज चैनल के संपादक डॉक्टर प्रसून शुक्ला, वरिष्ठ पत्रकार पुष्पेंद्र शर्मा, अधिवक्ता राम कुमार शर्मा, वेंकटेश्वरा विश्वविद्यालय के प्रतिकुलाधिपति डॉक्टर राजीव त्यागी, कैंपस निदेशक डॉक्टर प्रताप सिंह, उपज प्रदेश सचिव अजय चौधरी, मशहूर कवियत्री अनामिका जैन अंबर और कवि सौरभ जैन ने दीप प्रज्वलन के साथ किया। मुख्य अतिथि एडीजी मेरठ जोन ध्रुवकांत ठाकुर ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक नई तकनीक है जो मानव जीवन को नियंत्रित करने की क्षमता रखती है। इसे सही दिशा में उपयोग करना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि एआई के सकारात्मक उपयोग से मीडिया में क्रांति आ सकती है, लेकिन इसे विवेकपूर्ण तरीके से अपनाना होगा। नई टेक्नोलॉजी से चुनौतियां बड़ी हैं, हमें कड़ी मेहनत के लिए तैयार रहना होगा। वहीं डॉक्टर प्रसून शुक्ला ने कहा कि यदि एआई को अनियंत्रित रूप से छोड़ा गया तो यह भविष्य में मानव स्वतंत्रता को चुनौती दे सकती है। उपज प्रदेश अध्यक्ष सर्वेश सिंह ने कहा कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने भी एआई को लेकर एडवाइजरी जारी की है। पत्रकारों को इसके उपयोग और चुनौतियों से अवगत कराना हमारा कर्तव्य है। एआई मीडिया हाउस के लिए लाभदायक हो सकता है, लेकिन यह व्यक्तिगत पत्रकारों के लिए रोजगार संकट भी पैदा कर सकता है। कार्यक्रम के अंत में सभी पत्रकारों को प्रतीक चिन्ह और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।